हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा 4 सितंबर के करंट अफेयर हिंदी में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात में एक जिला है सानंद, एक जिला तो नहीं मतलब एक जगह है सानंद, राइट, सारखेज सानंद, अहमदाबाद के पास ही एकदम। तो सानंद में एक नई सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए किस कंपनी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये कंपनी कौन सी है जो गुजरात के सानंद में अपना एक सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगी? ये कंपनी जो है मैसूर कर्नाटक की कंपनी है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है केनिस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कहाँ की कंपनी है? मैसूर। इसे ये परमिशन दे दी है सरकार ने कि सानंद गुजरात में ये अपना प्लांट सेमीकंडक्टर बनाने के लिए लगा सकती है। कितना इन्वेस्टमेंट करेगी ये कंपनी? 3300 करोड़। सानंद में 3300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से ये प्लांट लगाएगी और इस प्लांट के थ्रू 60 लाख चिप्स बनेंगे हर रोज। चिप्स क्या होते हैं? माइक्रो प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर में यूज होते हैं। ये जो चिप हैं ये टेलीकॉम में यूज होंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज होंगे, इंडस्ट्रीज में यूज होंगे, ऑटोमोटिव का जो क्षेत्र है उसमें यूज होंगे, ऑटोमोबाइल वगैरह, मोबाइल फोन में यूज होंगे। तो 60 लाख चिप हर रोज यहाँ पे बनेंगे। और ये पांचवी कंपनी है जिसे सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की परमिशन भारत सरकार ने दी है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत। बाय द वे, ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन किसने स्टार्ट किया था? ये स्टार्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी ने। कब स्टार्ट किया था? दिसंबर 2021 में स्टार्ट किया था 76,000 करोड़ रुपीस की मदद से। इसमें आउटले जो है, एलोकेशन है, वो है 76,000 करोड़ रुपए। तो इसके अलावा 3 कंपनियां ऐसी हैं जिन्हें परमिशन, 4 और हैं, तो 3 में आपको थोड़ी इंपॉर्टेंट वाली जो है वो बता देता हूं कि कौन सी हैं वो कंपनियां जो सेमीकंडक्टर के प्लांट भारत में लगा रही हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं कंपनी से जो है ढोलेरा में। ढोलेरा में टाटा लगा रहा है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड यानी टीईपीएल। इसके साथ मिलके ताइवान की कंपनी पावर चिप के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर प्लांट लगा रहा है। काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये, 91,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फिर एक फैक्ट्री मोरीगांव में लग रही है, मोरीगांव असम में है, मोरीगांव जिला। अगेन टाटा लगा रहा है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। इसमें लगभग 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एक फैक्ट्री सानंद में लग रही है, जैसे सानंद में ये वाली है, और एक सानंद में और लग रही है। इसे हमारी भारत की कंपनी सीजी पावर लगा रही है, जापान की कंपनी रेनेसास के साथ मिलकर, RENESAS, रेनेसास। 7,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 7500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उसमें हो रहा है। तो ढोलेरा में जो है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन 3 जगह पे होगी। ढोलेरा में भी होगी, मोरीगांव में भी होगी और सानंद में भी होगी। और अब सानंद में जो ये लेटेस्ट फैक्ट्री लगी है ये लगाई है केनेस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड ने। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के भीतर किस चीज के व्यापार और निपटान के लिए नई योजना शुरू करी है? यह है सॉवरन ग्रीन बॉन्ड। सॉवरन गोल्ड बॉन्ड नहीं, सॉवरन ग्रीन बॉन्ड। ये डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी भारत सरकार सॉवरन ग्रीन बॉन्ड इशू करेगी, लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे या कंपनियां उनमें इन्वेस्ट करेंगी, और वो जो पैसा इकट्ठा होगा वो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में निवेश किया जाएगा। इसलिए इनको ग्रीन बॉन्ड कहा जाता है। लो कार्बन प्रोजेक्ट जो है, लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ इंडिया ट्रांजिशन कर रहा है। तो क्या गाइडलाइन है? देखो, अगर मान लो कोई एनआरआई है, इन्वेस्टर, कोई ऐसा इंडियन है जो इंडिया के बाहर रह रहा है, एनआरआई इन्वेस्टर है, क्या वो सॉवरन ग्रीन बॉन्ड खरीद सकता है? क्या उनमें इन्वेस्ट कर सकता है? यस। आईएफएससी जैसे गिफ्ट सिटी है गुजरात में, वहां वो कर सकता है। इसी तरह से जो फॉरेन बैंक्स हैं, एक तो फॉरेन बैंक इंडिया में काम कर रहे हैं अपनी ब्रांचेस खोल के, लेकिन एक फॉरेन बैंक होते हैं जिनकी आईबीयू हैं, यानी कि जिनकी इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट्स हैं। तो क्या वो खरीद सकती हैं सॉवरन ग्रीन बॉन्ड? यस, वो भी खरीद सकती हैं। डिफरेंस ये है, अगर कोई इन्वेस्टर है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर या कोई एनआरआई है या कोई, तो वो प्राइमरी मार्केट में भी और सेकेंडरी मार्केट में भी सॉवरन ग्रीन बॉन्ड को खरीद सकता है। प्राइमरी मार्केट मतलब जब सरकार उनको ऑक्शन करेगी तो वो सीधा सरकार से खरीद सकता है, और सेकेंडरी मार्केट मतलब वो किसी दूसरे इन्वेस्टर से भी खरीद सकता है। तो सेकेंडरी मार्केट उसको बोलते हैं जब आप कोई चीज़ प्राइमरी बायर से खरीद लेते हो, जो उसे इशू कर रहा है, जो इशू कर रहा है उससे आप खरीद लेते हो, यानी आप प्राइमरी बायर हो। ठीक है ना? जैसे सरकार बॉन्ड इशू कर रही है, डायरेक्टली सरकार से खरीद रहे हो तो आप प्राइमरी बायर हो, राइट। लेकिन आपसे जो खरीदेगा वो सेकेंडरी बायर है, वो सेकेंडरी मार्केट उसे बोलते हैं। तो जो एनआरआई है, जो इन्वेस्टर हैं, वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मार्केट में सॉवरन ग्रीन बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
लेकिन जो फॉरेन बैंक हैं भारत में, उनकी जो इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट्स हैं IBU, वो केवल और केवल सेकेंडरी मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, प्राइमरी ऑक्शन या प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। इसके बाद जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो भी डेपोजिटरीज काम करेंगी यहाँ पे या क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस काम करेंगी, उनको कम से कम 10 साल तक जितने भी लेन देन हो रहे हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। और जब ट्रेडिंग बंद होगी हर रोज, तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, RBI को, जब ट्रेडिंग क्लोज होगी उसके 3 घंटे के अंदर अंदर उस दिन का जो सारा ब्यौरा है, सारा हिसाब किताब वो देना है। सभी लेन देन जो भी ट्रेडिंग हुई है उसका उस दिन ट्रेडिंग क्लोज होने के 3 घंटे के अंदर अंदर सारा हिसाब किताब देना है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, RBI को देना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो गाइडलाइंस हैं जो ध्यान रखनी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बना है? तो ये आप जानते हैं, लड़ाकू विमान बनाती है, वेपन्स बनाती है हिंदुस्तान, मेनली तो लड़ाकू विमान ही बनाती है, एरोनॉटिक्स। तो DK सुनील बने हैं इसके चेयरमैन। ये कंपनी जो है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन काम करती है, डिफेंस PSU कंपनी है ये। और इनसे पहले चेयरमैन थे CB अनंत कृष्णन। हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में है। ये कंपनी काफ़ी पुरानी है, 1940 में बनी थी, 1940 में जो है ये बनी थी, राइट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसलिए भी न्यूज़ में आई थी क्योंकि ये भारत में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA Mark II बना रही है, LCA Mark II। और इसमें जो इंजन फिट होंगे वो अमेरिका की कंपनी बनाएगी, GE, जनरल इलेक्ट्रिक। ये इंजन होंगे GE 404 या GE 414। तो LCA Mark I में जो लगते हैं वो GE 404 और LCA Mark II में जो लगेंगे वो हैं GE 414, जिन्हें अमेरिका की कंपनी बनाएगी, राइट, अमेरिका की कंपनी जो है वो बनाएगी। तो LCA Mark I 180 LCA Mark I बनाने का कॉन्ट्रैक्ट HAL को मिला है। और ये जो हमारा एयरबेस है बीकानेर राजस्थान में, हमारी एयरफोर्स का, वहाँ पे पुट किए जाएंगे, वहाँ पे इनको रखा जाएगा, राइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हाल ही में कौन सी कंपनी भारत की 25वीं नवरत्न कंपनी बनी है? 25 नवरत्न कंपनियां भारत में हो गई हैं, 25वीं बनी है सतलुज जल विद्युत निगम। ये कंपनी पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर यानी ऊर्जा मंत्रालय के अधीन काम करती है और ये 25वीं नवरत्न कंपनी बनी है। तो 4 नवरत्न कंपनियां भी बनी है जिनके नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, रेलटेल, SJVN और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 25वीं बनी है सतलुज जल विद्युत निगम। ये कंपनी 1988 में बनी थी और भारत सरकार और हिमाचल की सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल के बीच में जॉइंट वेंचर कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर शिमला में है, इसका हेडक्वार्टर शिमला में है। नवरत्न बनने का फायदा है कि आपकी जो नेटवर्थ है उसका 30% या 1000 करोड़ तक, जो भी इनमें से कम है, एक साल में आप सरकार की बिना परमिशन के इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सतलुज जल विद्युत निगम ये न्यूज में क्यों आई थी? अभी ये कई कारणों से न्यूज में आई थी। जैसे फॉर एग्जांपल सतलुज जल विद्युत निगम जो कंपनी है, इसे अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि वहां पे 5 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये बना रही है। ये पांचों के पांचों इनकी क्षमता होगी मिलाकर 5097 मेगावाट। इन पांचों में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वो है एटालिन, ETALIN, एटालिन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसकी क्षमता है 3097 मेगावाट, 3097 मेगावाट। और ये दिबांग नदी पे बनेगा, दिबांग नदी पे ये बनेगा। बाकी 4 हैं एटुनली, एमिनी, अमुलिन और मिहमडोंग, लेकिन वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनफैक्ट मिजोरम की सरकार ने भी कॉन्ट्रैक्ट दिया है सतलुज जल विद्युत निगम को। तो मिजोरम में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट मिजोरम कर रहा है। मिजोरम के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो है 13,947 करोड़, 13,947 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया है मिजोरम सरकार ने सतलुज जल विद्युत निगम को। यहाँ पे 2400 मेगावाट का पम्प्ड स्टोरेज वाटर प्रोजेक्ट बनेगा, पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट। तो वो कौन सी नदी पे बनेगा? नदी का नाम है, प्रोजेक्ट का नाम है दार्जो लुई, DARZOLUI, डार्जो लुई। और नदी का नाम है डार्जो नाला, डार्जो नाला, जो कि तुई पुई नदी की ट्रिब्यूटरी है, TUIPUI, टुई पुई, टुई पुई की ट्रिब्यूटरी है दार्जो नाला। उस पर बनेगा ये प्रोजेक्ट, पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट। मिजोरम का पहला इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, 2400 मेगावाट। इसे बनाएगी सतलुज जल विद्युत निगम। वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक यानी एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स आया है, जिसने ये बताया है कि भारत में जो कण प्रदूषण है, पर्टिकुलेट पोल्यूशन, तो 2 तरह के पर्टिकुलेट मैटर होते हैं, PM10 और PM2.5। PM2.5 जो होते हैं पर्टिकुलेट मैटर 2.5 यानी PM2.5, वो ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि वो छोटे कण होते हैं, तो वो सीधे फेफड़ों में चले जाते हैं और उनसे लंग कैंसर वगैरह भी हो सकता है। तो WHO क्या कहता है? WHO कहता है हमारी हवा में, ध्यान से सुनिए, हमारी हवा में
जो PM 2.5 हैं, जो PM 2.5 हैं वो 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो इंडिया में पहले 49 थे, राइट, पिछले दशक में, पिछले 10 सालों में। 2022 में जो लेटेस्ट रिकॉर्ड हुए हैं वो है 41.4। यस, थोड़ा एयर पोल्यूशन इंप्रूव हुआ है, लेकिन अभी भी 8 गुना ज्यादा है। जो WHO कह रहा है 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, और आप देख सकते हैं 41.4 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी अभी भी जो पर्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन इंडिया में जो ऑन एन एवरेज वो WHO की जो अपर लिमिट है रिकमेंडेशन की, उसके भी 8 गुना है। तो ये रिपोर्ट दी है ऑप्शन सी, यानी शिकागो में एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, यानी शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर आता है एक इंस्टीट्यूट जिसका नाम है एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट, जो कि अमेरिका के शिकागो शहर में है। तो उसने ये रिपोर्ट अभी अभी दी है। शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 2024 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 50 शिक्षकों का चयन किया है, जिन्हें किस तारीख को यह पुरस्कार दिया जाएगा। अच्छा सवाल है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। देखिए आंसर सिंपल है, 5 सितंबर टीचर्स डे होता है, क्योंकि ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है, और 10 साल से ज्यादा ये भारत के उपराष्ट्रपति थे और फिर राष्ट्रपति बने थे भारत के दूसरे राजेंद्र प्रसाद के बाद। तो नेशनल टीचर अवार्ड एक्सेप्शनल टीचर्स को मिलता है। स्कूल शिक्षा जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन डिपार्टमेंट, उनके कुछ स्कूल हैं इंडिया में, जवाहर नवोदय विद्यालय, तो इन सब के टीचर्स को मिलता है। तो 50 टीचर्स को मिला है इस बार। तो 50 में से 34 मेल टीचर हैं और 16 जो हैं वो फीमेल टीचर हैं, तो 50 टीचर को मिला है। ये सिर्फ मैं स्कूल वाले बता रहा हूँ। एक होते हैं हायर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन यानी उच्च शैक्षिक संस्थान जिनमें पॉलीटेक्निक है, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह हैं, उनमें मिला है 16 टीचर को। और 16 टीचर हैं जो हमारे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के हैं, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो टोटल 50 और 16 यानी 82 टीचर्स को नेशनल टीचर अवार्ड इस बार मिला है 5 सितंबर को। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। 50 टीचर तो हैं स्कूल के, यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी, उन्होंने दिया। 16 टीचर हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के, और 16 टीचर हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप उनके। तो टोटल 82 टीचर्स को इस बार नेशनल टीचर्स डे अवार्ड जो है वो नेशनल टीचर्स अवार्ड मिला है टीचर्स डे के दिन। और क्या मिलता है इस अवार्ड में? इसमें 50,000 रुपए कैश मिलता है, एक आपको मेडल मिलता है जो कि सिल्वर मेडल होता है, वो मिलता है। तो नेशनल टीचर्स अवार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टीचर्स जो हैं वो बैकबोन है हमारे कंट्री के, तो उनको एनकरेज करने के लिए नेशनल टीचर अवार्ड दिए जाते हैं। वैसे नेशनल टीचर अवार्ड भारत सरकार ने कब स्टार्ट किए थे? ये 1958 में पहली बार दिए गए थे, 1958 में। तो इसमें आपको एक साइटेशन, एक मेडल, सिल्वर मेडल और 50,000 रुपए कैश आपको मिलता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 ये कहाँ पे होगी? पिछले साल रांची में हुआ था ये टूर्नामेंट और इंडिया ने जीता था। इसमें एशिया की टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे चाइना की टीम आई थी पिछली बार, इसमें बांग्लादेश की टीम आई थी, राइट। तो हमारे जो मतलब एशियन कंट्रीज हैं उनकी टीम इसमें पार्टिसिपेट करती है। चाइना, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, कोरिया, जापान, इस तरह की टीमें इसमें होती हैं। तो डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया है, क्योंकि लास्ट ईयर ये टूर्नामेंट, सेम टूर्नामेंट रांची में हुआ था जो इंडिया ने जीता था, और इस बार ये टूर्नामेंट जो हो रहा है वो बिहार के राजगीर में हो रहा है। तो आंसर है ऑप्शन बी, बिहार में राजगीर। वहाँ पे राजगीर हॉकी स्टेडियम जो है बिहार में 11 से 20 नवंबर तक ये टूर्नामेंट होगा। हॉकी इंडिया बिहार सरकार के साथ मिलकर इसका आयोजन कर रहा है। और हॉकी इंडिया जो है उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ये चैंपियंस ट्रॉफी जो है वुमेन्स का, ये स्टार्ट हुआ था 2010 में, 2010 में। और याद रखिए PR श्रीजेश जो भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं थे, अब रिटायर हुए हैं अभी अभी, तो वो इंडियन जूनियर मेंस हॉकी टीम के कोच अभी अभी बना दिए गए हैं, और वो केरला से हैं। और ओडिशा की सरकार इंडियन हॉकी टीम की स्पॉन्सर है, और 3 साल के लिए और बनी रहेगी 2036 तक, 2036 तक ओडिशा की सरकार हॉकी इंडिया की स्पॉन्सर रहेगी। 4 देशों ने, देखिए एक संगठन है जिसको बोलते हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, हिंदी में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन। ये जो संगठन है कब बना था? ये बना था 2011 में, 2011 में संगठन बना था कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। क्यों बना था? ये आपस में कंट्रीज जो हैं कोलैबोरेट करते हैं, मैरीटाइम सेफ्टी, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद को रोकने के लिए पानी के रास्ते यानी समुद्र के रास्ते जो आतंकवाद होता है, ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, क्राइम्स होते हैं,
साइबर सुरक्षा को खतरा होता है, तो या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, आपदा प्रबंधन में भी हेल्प करते हैं। तो इन सब चीज़ों के को दिमाग में रख के संगठन बना था 2011 में। तब इसके 3 ही मेंबर थे, कौन से? इंडिया, श्रीलंका और मालदीव। और ये 3 कंट्री जो है, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, आप जानते हैं इनके बीच में दोस्ती नाम का अभ्यास भी होता है जो इंडियन कोस्ट गार्ड करता है। फिर मॉरिशस ने भी ज्वाइन कर लिया था, राइट। तो 4 कंट्रीज के मेंबर हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के। अभी अभी बांग्लादेश ने ज्वाइन करा है, तो बांग्लादेश 5th कंट्री है जिसने इसको ज्वाइन किया है। अब इन्होंने अपना हेडक्वार्टर यानी अपना सेक्रेटेरिएट, सचिवालय सेटअप करा है कहाँ पे? कोलंबो में। कोलंबो में। तो इनमें से कौन सा वो कंट्री नहीं है? तो आप चारों का नाम जानते हैं, इंडिया है, मॉरिशस है, श्रीलंका है, सेशल नहीं है। तो आंसर है ऑप्शन बी। सेशल जो है वो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का हिस्सा नहीं है, तो सेशल की बजाय यहाँ पे मालदीव होना चाहिए था, राइट। और बांग्लादेश ने भी अभी ज्वाइन करा है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। इनका हेडक्वार्टर या सचिवालय जो भी आप वर्ड यूज करना चाहें वो कोलंबो में होगा। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार गूगल डीप माइंड, गूगल डीप माइंड क्या है? तो गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिसर्च करने के लिए, गूगल ने एक कंपनी बनाई थी, गूगल डीप माइंड जिसका नाम रखा था। ये कंपनी गूगल ने बनाई थी 2010 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च करने के लिए, राइट। तो गूगल डीप माइंड ने भारत में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है। भारतीय भाषाओं से भाषण डेटा लिया जाएगा और ओपन सोर्स डेटाबेस बनाया जाएगा। तो इसका क्या नाम है? तो ये जो प्रोजेक्ट पहले चलता था तो इसको बोलते थे प्रोजेक्ट वानी। प्रोजेक्ट वानी भारतीय विज्ञान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, IISc बेंगलोर, और आर्ट पार्क, ARTPARK, आर्ट पार्क के साथ मिलकर इन्होंने शुरू किया था प्रोजेक्ट वानी, राइट। आर्ट पार्क क्या है? आर्ट पार्क है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स के लिए एक पार्क है। IISc बेंगलोर ने बनाया था 2022 में। इसको आर्ट पार्क बोलते हैं। तो प्रोजेक्ट वाणी स्टार्ट किया था गूगल ने। कब लॉन्च किया था प्रोजेक्ट वाणी? दिसंबर 2022 में। किसके साथ मिलके? IISc बेंगलोर और आर्ट पार्क के साथ मिलकर। तो प्रोजेक्ट वाणी क्या है? बेसिकली गूगल करना क्या चाह रहा है समझो। गूगल भारत की जो भाषाएं हैं उनका डेटाबेस बनाना चाहता है, राइट। अब डेटाबेस बनाने के लिए भाषाओं का इनपुट चाहिए बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा भाषण चाहिए उन भाषाओं के, जिससे पूरी वोकेबुलरी कवर हो जाए और डेटाबेस बनाया जा सके। तो गूगल और ये डेटाबेस ओपन सोर्स होगा, यानी कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है, कोई पेटेंट कॉपीराइट इसमें नहीं होगा। समाज के कल्याण के लिए बनाना चाह रहा है गूगल ये डेटाबेस। अब प्रोजेक्ट वाणी हो गया पुराना, प्रोजेक्ट वाणी अभी चल रहा है लेकिन अब पुराना हो गया। उससे ज्यादा बेटर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया जिसका नाम है मोरनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मोरनी। यहाँ पे मोरनी की फुल फॉर्म क्या है? मोरनी की फुल फॉर्म है मल्टी मॉडल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडिया। मल्टी मॉडल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडिया यानी मोरनी प्रोजेक्ट। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट है और इसमें 125 इंडियन लैंग्वेजेस हैं जिनका डेटाबेस गूगल बनाना चाहता है। और प्रोजेक्ट वाणी जो था उसमें जो डेटाबेस था वो काफ़ी कम लैंग्वेजेस का था, जैसे अराउंड 58 लैंग्वेजेस का डेटा था प्रोजेक्ट वाणी में। तो प्रोजेक्ट वाणी का अपग्रेडेड प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट मोरनी। तो इंडियन लैंग्वेजेस को बचाना है, इंडियन लैंग्वेजेस का डेटाबेस तैयार करना है, उसके लिए स्पीच इनपुट चाहिए, भाषा का डेटा चाहिए, तो वो गूगल जो है उसका इस्तेमाल कर रहा है। कौन सी कंपनी $1 ट्रिलियन के बाजारी मूल्यांकन तक पहुंचने वाली पहली नॉन टेक्नोलॉजी कंपनी बनी है? ये है बर्कशायर हैथवे। बर्कशायर हैथवे बहुत पुरानी कंपनी है, लेकिन वॉरेन बफेट ने इसकी कमान संभाली थी 1965 में, राइट। वैसे ये कंपनी 1839 में स्टार्ट हुई थी, तो ऑलमोस्ट 180 साल से ज़्यादा हो गए इस कंपनी को। तो बर्कशायर हैथवे एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी पहले, आज ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है। वॉरेन बफेट इसके मतलब उन्हीं का दिमाग है पूरा, वॉरेन बफेट का। और ये $1 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू उसने रीच करी 28 अगस्त 2024 को। 28 अगस्त 2024 को तो ये $1 ट्रिलियन कंपनी बन गई है, वो भी बिना टेक्नोलॉजी की। तो कोई टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं है। इसका हेडक्वार्टर ओमाहा में है, OMAHA ओमाहा। ओमाहा शहर अमेरिका के नेब्रास्का में आता है। ओमाहा नेब्रास्का में इसका हेडक्वार्टर है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जो बिजनेसेस हैं उनके लिए BBPS लॉन्च करा है। BBPS क्या है? इसका मतलब है भारत बिल पे सिस्टम फॉर बिजनेस। तो आंसर है ऑप्शन बी, भारत बिल पे सिस्टम फॉर बिजनेस। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है B2B ट्रांजेक्शन। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। मान लो मेरी एक कंपनी है, उसका नाम है ABC, और दूसरी कंपनी है जिसका नाम है XYZ।
मुझे XYZ को पेमेंट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इस प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा जिसका नाम है BBPS फॉर बिजनेस। वहां पे इस कंपनी को ढूंढ लूंगा, वहां पे सारी कंपनियां लिस्टेड है, इसको ढूंढ लूंगा, वहीं पे इनवॉइस बना दूंगा, वहीं पे पेमेंट कर दूंगा। यानी यहाँ पे आप बिजनेस ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं, कंपनीज और बिजनेसेस को सर्च कर सकते हैं, परचेज ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, इनवॉइस मैनेजमेंट कर सकते हैं, फाइनेंसिंग कर सकते हैं, अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेबल इनके डैशबोर्ड वगैरह भी अवेलेबल होंगे। तो इस प्लेटफॉर्म पे B2B ट्रांजेक्शन हो पाएंगे। और ये जो BBPS बना है, भारत बिल पे सिस्टम फॉर बिजनेस, ये NPCI ने किसके साथ मिलकर बनाया है, तो एक फिनटेक का स्टार्टअप है Encash, ENKASH, Encash, और एक नियो बैंकिंग कंपनी है जिसका नाम है ओपन। नियो बैंक मतलब ऐसा बैंक जिसके जो पूरी तरह से डिजिटल है, उसकी कोई फिजिकल ब्रांचेस नहीं होती, उसे नियो बैंक बोलते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और आप जानते हैं NPCI एक नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है, यानी सेक्शन 8 कंपनी है जो 2008 में बनी थी। नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट, और मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। हाल ही में कौन सी कंपनी है जिसको भारतीय रिजर्व बैंक ने सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन FT, यानी फिनटेक सेक्टर में ये एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनी है पहली। तो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का काम ये होता है कि आप जो रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कराओ, जिससे आप ट्रबल में ना आ जाओ। जैसे पेटीएम पे एक्शन हो गया था RBI का, अगर सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होती तो वो पेटीएम को पहले ही सचेत कर देती कि आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है, आप अपने कंप्लायंसेस पूरे कर लो। ये ऑर्गेनाइजेशन है ऑप्शन C, फेस, फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट। फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट, ये कंपनी मुंबई बेस्ड है। 2020 सितंबर में ये कंपनी शुरू हुई थी, फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट। और याद रखिए, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनने के लिए कुछ कंडीशन है। आप एक नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी होनी चाहिए, यानी आप सेक्शन 8 कंपनी होनी चाहिए अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। आपकी नेटवर्थ 2 करोड़ रुपए से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप फिनटेक सेक्टर में सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बन सकते हैं। 2 करोड़ से ज्यादा आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए, और किसी भी कंपनी का आपकी कंपनी में जो स्टेक है वो 10% या 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसी भी कंपनी का आपकी कंपनी में हिस्सा, यानी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी कंपनी का हिस्सा 10% या उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करोगे तभी RBI आपको कंसिडर करेगा सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा देने के लिए। किस संस्थान ने 2D ऑक्साइड सैक्रिफाइस अप्रोच पर आधारित 4.15 नैनोमीटर की बहुत ही पतली, अत्यधिक जल स्थिर अल्ट्रा थिन नैनोशीट बनाई है? तो ये नैनोशीट क्या है, ये सेंसर का काम करेगी। तो अगर मान लो अमोनिया का पोल्यूशन हुआ, कहीं पे थोड़ा सा भी पोल्यूशन हुआ तो ये रंग बदल लेगी, तो यानी कि ये कलर चेंज कर लेगी अपना। अगर अमीन या अमोनिया वगैरह का पोल्यूशन होता है, अमाइन लीक हो जाता है, मान लो आपने एक फैक्ट्री लगाई, उसमें अमोनिया लीक ना हो जाए, आपको ये डर लगा रहता है, तो आप ये शीट लगा दो चारों तरफ, जैसे ही अमोनिया लीक होगा ये अपना कलर चेंज कर लेगी, आपको पता चल जाएगा अमोनिया लीक हो गया है, राइट। तो ये बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ऑप्शन B, यानी नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि मोहाली पंजाब में है। तो 4.15 नैनोमीटर की थिकनेस के साथ इन्होंने नैनो शीट्स बनाई हैं जो बहुत ही जल्दी यानी सेंसर का काम करेंगी, और ये इंस्टीट्यूट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करता है। ऑर्गेनिक फार्मर, जैविक किसान, उनके लिए एक मंच तैयार हुआ है जिससे वो अपने जैविक उत्पाद यानी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वहां पे बेच सके, उनको मार्केट मिले, आसानी से बाजार तक पहुंच हो जाए। तो इसके लिए नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने किस संगठन के साथ समझौता करा है? तो ये करा है उत्तराखंड ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड, यानी ऑप्शन C। तो उत्तराखंड में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं किसान, उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ ये होगी कि NCOL एक मंच बना रहा है। NCOL क्या है? NCOL बना है 2023 में, यह भी बना है ये संगठन NCOL, और ये NCOL क्या करता है? हमारे खुद का ब्रांड क्रिएट कर रहा है ऑर्गेनिक भारत के नाम से। तो भारत एक ब्रांड है जिसको भारत सरकार ने बनाया है, इंडिया की गवर्नमेंट ने बनाया है, भारत ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। तो भारत के नाम से एक बड़ा ब्रांड तैयार कर रहा है NCOF, यानी नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। तो ये संगठन 2023 में बना था, और एक बार ये प्रोडक्ट अच्छे ब्रांड हो गए तो फिर इनको क्या किया जाएगा? एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट करने के लिए एक और संगठन PM मोदी ने बनाया अभी, जिसका नाम है NCEL, यानी नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड। नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड। तो ब्रांड को तैयार कौन करेगा, ब्रांड को डेवलप कौन करेगा? भारत के नाम से भारत ब्रांड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए NCOL। लेकिन उन्हें ग्लोबल मार्केट में कौन एक्सपोर्ट करेगा? NCEL। तो NCOL और NCEL में कंफ्यूज मत होना, राइट। और NCOL का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में लोकेटेड है।
मनोरंजन श्रेणी के लिए फिक्की यूथ आइकॉन का अवार्ड किसे मिला है? फिक्की यूथ आइकॉन अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड मिले हैं। मनोरंजन की श्रेणी में ये मिला है आयुष्मान खुराना को। आपको सारे दिखा देता हूं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 13 कैटेगरीज थे अलग अलग। जैसे इंस्पायरिंग वुमेन लीडर अवार्ड यंग लीडर मिला है गजल अलग को, मामाअर्थ कंपनी शुरू करी थी इन्होंने। और बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिला है अमन गुप्ता को, बॉट इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक हैं। रोशनी नदार HCL कंपनी की CEO हैं, IT कंपनी है, इनको मिला है। फिक्की यंग लीडर्स मोस्ट प्रोमिसिंग नेक्स्ट जनरेशन लीडर अवार्ड। नीरज चोपड़ा को स्पोर्ट्स कैटेगरी में मिला है। आयुष्मान खुराना को एंटरटेनमेंट कैटेगरी में मिला है। इस तरह से अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग संगठनों या व्यक्तियों को ये अवार्ड मिले हैं। पर्यटन और आतिथ्य कौशल परिषद यानी टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसिल, जो कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अधीन काम करती है, CII के अधीन काम करने वाली नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है। इन्होंने 20,000 भारत के युवाओं को अपस्किल करने के लिए टूरिज्म सेक्टर में किसके साथ हाथ मिलाया है? तो इन्होंने वीजा के साथ हाथ मिलाया है, जो कि अमेरिका की एक कंपनी है, ग्लोबल लीडर है पेमेंट्स में, राइट, डिजिटल पेमेंट में वीजा। तो 20,000 भारत के जो युवा हैं उन्हें टूरिज्म रेलेवेंट स्किल दिए जाएंगे और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म भी कोलैबोरेट कर रहा है इस प्रोजेक्ट में। बेसिकली क्या है ना, इंडिया में टूरिज्म काफ़ी बढ़ रहा है। टूरिज्म सेक्टर $231 बिलियन उसने कंट्रीब्यूट किया था हमारे GDP में लास्ट ईयर, $231 बिलियन। भारत में 42 मिलियन लोग ऐसे हैं, यानी 4 करोड़ से भी ज़्यादा, जो टूरिज्म सेक्टर में जिनको नौकरी मिली हुई है किसी भी रूप में। बहुत बड़ा सेक्टर है। तो इसमें हमें युवा चाहिए, कौशल विकास, कौशल जिनके पास हो उनका कौशल विकास हमें करना है। तो 20,000 युवाओं को ट्रेनिंग देगा टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसिल, और वीजा के साथ मिलकर स्टार्ट किया। अभी जो पेरिस में पैरालंपिक हुए उसमें 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली पैरालंपियन कौन बनी? इनका नाम है प्रीति पाल। प्रीति पाल, एक तो 100 मीटर की रेस में और एक 200 मीटर की रेस में इन्होंने कांस्य पदक जीता, दोनों में प्रीति पाल ने। और इनफैक्ट जो हमारी क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी, हमारे जो पैरालंपिक्स हुए थे अभी अभी, उसमें जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी, तो क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन था पता है आपको? तो ध्वजवाहक फ्लैग बेरर क्लोजिंग सेरेमनी में हरविंदर सिंह थे, जिन्होंने तीरंदाजी आर्चरी में गोल्ड मेडल जीता, और प्रीति पाल थी जिन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। और ओपनिंग सेरेमनी में कौन था ये पता है आपको? पैरालंपिक जो हुए अभी अभी उसमें ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन था? तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। भाग्यश्री जाधव शॉटपुट फेंकती हैं, सुमित अंतिल जेवलिन फेंकते हैं। 84 एथलीट्स गए थे भारत की तरफ से। और सत्य प्रकाश सांगवान शेफ डे मिशन थे पैरालंपिक टीम के, सत्य प्रकाश सांगवान, राइट। वैसे पदक तालिका में भारत 18वें नंबर पे रहा। हमने 7 गोल्ड 9 सिल्वर 13 ब्रॉन्ज यानी 29 मेडल जीते। और पहले नंबर पे बड़े अंतर से था चाइना ने 94 गोल्ड 76 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज यानी 220 मेडल जीते। पदक तालिका में चाइना नंबर 1 था, ब्रिटेन नंबर 2 पे था, अमेरिका नंबर 3 पे था। हालिया जानकारी के अनुसार कौन सी कंपनी दुनिया में जितना भी ग्लोबल डेटा ट्रैफिक है उसका 8% ये कंपनी कंट्रीब्यूट करती है, इस कंपनी को मिलता है, यानी ये दुनिया की सबसे बड़ी डेटा कंपनी बन गई है। ये कंपनी है रिलायंस जियो इन्फोकॉम। तो आंसर है ऑप्शन डी। और रिलायंस जियो ने अभी अभी कुछ चीज़ें लॉन्च करी हैं, जैसे जियो ब्रेन, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करता है डिफरेंट बिजनेस प्रोसेसेस के साथ। तो जियो ब्रेन इन्होंने लॉन्च करा है, राइट। इसके अलावा जियो फोन कॉल AI आपके कोई भी फोन रिकॉर्ड कर देगा और लिख के ट्रांसक्राइब भी कर देगा, ट्रांसलेट भी कर देगा आपके फोन के। और जियो अपना डेटा सेंटर कहाँ पे बना रहा है? जियो अपना बहुत बड़ा डेटा सेंटर बना रहा है जामनगर गुजरात में, जामनगर गुजरात में। तो ये था हमारा वीडियो 4 सितंबर का। हिंदी में मिलते हैं 5 सितंबर के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।